हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण, यानी अध्याय 13 हम देखेंगे। इसमें हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं और इस चैप्टर में जितना भी होगा समझने वाला पॉइंट उसको हम लोग समझेंगे और एक तरह से ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं चैप्टर को। और दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पर डेफिनेटली चाहे पीसीएम हो या स्टेट वगैरह कोई एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको पूछ देता है 10% का नियम किसने दिया, या ये क्या है, इसमें कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, या पारिस्थितिकी के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का किसने खोज किया, और आपसे पूछ लिया जाता है जो ऊर्जा का जाल होता है, खाद्य जाल, उसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पोषी स्तर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम पोषी स्तर में क्या आता है, द्वितीय पोषी स्तर में क्या आता है। तो इस सारे तथ्य जो हैं, इन सारे तथ्यों के बारे में हम लोग को जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम हो गया हमारा पर्यावरण, यानी आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जो पर्यावरण है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि पर्यावरण आखिर किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण जो हो गया, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं तो इसके आसपास के जितने भी सारे जीव हैं या वनस्पति हैं, तो इन जीवों और वनस्पतियों के और जहाँ ये निवास करते हैं तो इनके आपस के जो भी संबंध होते हैं, इसके आपस का जो भी वातावरण होता है उसी को हम लोग पर्यावरण नॉर्मली भाषा में कहते हैं। ठीक है, और आपको जानकारी होना चाहिए कि जो पर्यावरण है, तो पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, इसको अच्छा बनाने के लिए हर साल सरकार की तरफ से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए, जो पर्यावरण दिवस 2024 है, तो 2024 का जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, तो इसका थीम क्या है, यानी विषय क्या है? तो इसका जो थीम है वो है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस। क्या है थीम? पर्यावरण दिवस 2024 का थीम लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। देखिए, इसको जरा ऊपर करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। यानी पर्यावरण के बारे में आप समाचार देखते होंगे या टेलीविज़न के बारे देखते होंगे, तो वहाँ पर हमेशा अक्सर इसका जिक्र किया जाता है, इस शब्द का। ठीक है, हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण या वातावरण नहीं रहा जैसे कि पहले था। दूसरे कहते हैं हम स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति कहता है कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर दिया है पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। यानी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसा पहले का पर्यावरण था वैसा पर्यावरण नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अरे भाई, पहले देखिए ग्लास में हम लोग चाय पीते थे। ठीक है, शीशा वाला जो ग्लास होता था, दुकान पे जाते होंगे पहले का जो बुजुर्ग, तो शीशे के गिलास में चाय मिलता था। ठीक है, ट्रेन वगैरह में भी। फिर उसको बंद करके क्या किया गया, मिट्टी का आया चुकिया जिसको बोला जाता है, उसमें चाय मिलने लगा। फिर उसके बाद आ गया उसके बाद ये डिस्पोजल वाला आया, और उसके बाद उसको बंद करके कि नहीं पर्यावरण को क्षति होगा, प्लास्टिक को हटाया जाए, तो उसके लिए मिट्टी वाला भी कुछ दिन हुआ। और उसको बाद क्या किया गया कि
अभी हाल फिलहाल में पर्यावरण को और अच्छा मतलब दृष्टि देने के लिए क्या किया गया, तो ये कागज़ वाला जो प्लास्टिक के जगह पे कागज़ वाला कपटी है उसका यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो ये सब तो सुधार के लिए न किया गया, लेकिन जो पहले से डिस्पोजल चलता आ रहा था ये सब क्या हुआ, जो पहले आदमी ये सब यूज नहीं करता था तो पर्यावरण को क्षति कम पहुंचता था। यानी तो अभी ज़्यादा मात्रा में वाहन चलने लगा, गाड़ी चलने लगा, तो उससे धुआं भी निकलता है। तो धुआं अक्सर मतलब धुआं में बहुत सारा विषैला गैस रहता है, ठीक है, जिससे दम भी घुट सकता है। ठीक है, तो फैक्ट्रियाँ कम थी, वाहन कम थे, ठीक है, तो उस समय पर्यावरण सुरक्षित था, यानी उतना उसमें पर्यावरण दूषित नहीं हुआ था। तो इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग जो हैं कहते थे कि पहले जैसा पर्यावरण अब नहीं रहा, अब पर्यावरण दूषित हो चुका है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा। और यहाँ पर है कि दूसरे कहते हैं हम स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए, यानी हमें कैसे पर्यावरण में काम करना चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए, तभी ना हम स्वस्थ रहेंगे। यदि धुआं डस्ट ये सब रहेगा तो वहाँ पर हमको सांस लेने में कठिनाई होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील। तो विकसित हो गया जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, वो सब विकसित है, सॉरी वो सब विकासशील है। हम लोग ठीक है, अमेरिका वगैरह विकसित है। और विकासशील कौन है, जैसे भारत हो गया हमारा देश, ये विकासशील देश माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये विकास की ओर अभी अग्रसर है। ठीक है, लेकिन वो सब विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत को अभी विकासशील देश माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन विकास की ओर अग्रसर है, इसीलिए भारत विकासशील देश कहा जाता है। ठीक है, तो अभी उसी के बारे में जिक्र किया गया कि पर्यावरणीय समस्याओं पर, यानी जो जो पर्यावरण का प्रॉब्लम खड़ा हुआ उस पर चर्चा करने के लिए विकसित देश और विकासशील देशों के बीच वैश्विक सम्मेलन यानी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी नियमित रूप से होते आया है अभी तक। ठीक है, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो इसी सारे चीज़ के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे देखे होंगे कि MIC जो भोपाल त्रासदी हुआ था वहाँ से भी पर्यावरण दूषित हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको MIC बोलते हैं शॉर्ट में, वो वहाँ से पूरा लीक हो गया था, जिसके चलते बहुत त्रासदी हुआ था भोपाल में उस समय। तो होते रहता है समय समय पर कुछ कुछ घटना जिससे पर्यावरण दूषित होते रहता है। और ये तो फैक्ट्री वगैरह वाहन वगैरह है, ये है, प्लस में बहुत सारा चीज़ है जो कि पर्यावरण को इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण से ही रिलेटेड शब्द है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी का सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल, ये भी ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी शब्द किसने पहले दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल। और पारिस्थितिकी का खोज किसने किया और पारिस्थितिकी तंत्र का खोज किसने किया, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पारिस्थितिकी का खोज रिटर ने किया, और पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा यदि तो उसका यानी इकोसिस्टम, तो उसको एजी टांसले या आर्थर टांसले उसको विकसित किए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है 13.1 में क्या दिया गया है, आइए इसको जरा देख लेते हैं। पारितंत्र यानी पारितंत्र का संघटक क्या है और सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पारितंत्र क्या होता है, महासागर होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, तो पारितंत्र का संघटक क्या है, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट देर न करते हुए देख लेते हैं। देखिए अब हाँ, एक चीज़ और, यदि समझ में नहीं आएगा तो हम हर लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हिंदी ही बोलेंगे, नहीं तो जौना भाषा में आप लोग समझिएगा वो भाषा में भी समझाएंगे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। यानी जितना भी सारा जीव बाणस ना, वो सारा जीव में, जैसे कि पौधा हो गई, जंतु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, सूक्ष्म जीव यानी छोटा छोटा जीव, और मानव, हम लोग, इनके बीच भौतिक तथा भौतिक जो कारक हो गया, फिजिकल इफेक्ट, इस सारे चीज़ों के बीच अन्योन्य क्रिया होते रहते हैं जीवन पर्यंत। ठीक है, तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी क्षेत्र के प्रकृति में संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, जैसे चूहा नहीं रहेगा। ठीक है, और तो क्या होगा, चूहा नहीं रहेगा, आदमी तो कहता है कि
चूहा क्या होता है, चूहा को वो अनाज सारा खा जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं रहेगा यदि, तो पारिस्थितिकी पर यानी पर्यावरण पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा पारिस्थितिकी तंत्र पर। क्यों? क्योंकि जो आहार जाल है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये आहार जाल पूरा नहीं हो पाएगा। जिससे चूहा को कौन, बिल्ली खाती है, ठीक है, या मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खा जाता है, ठीक है। यानी एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, एक नहीं रहेगा तो उसके जो नीचे है उसका संख्या बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसी से आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे 10% का नियम, वो भी हम जानेंगे। तो पहले आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सारा चीज़ क्या होता है, आगे उसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले जो यहाँ दिया गया है उसके बारे में देखिए। तो प्रकृति में संतुलन ये सब अपना अन्योन्य क्रिया करके अपने आप में बनाए रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। यानी कोई क्षेत्र हो गया, कोई एरिया हो गया, ये मान लीजिए एरिया हो गया, इस एरिया के जितना भी सारा जीव है तथा वातावरण, इसके अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाता है, ठीक है। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। यानी ये पूरा पारितंत्र हो गया, तो ये पारितंत्र में क्या क्या होगा, इसमें जैव घटक भी रहेगा और अजैव घटक भी रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया करता है, पारितंत्र के घटक हैं, ठीक है। तो कौन कौन घटक हैं, जैव घटक भी होता है इसका और अजैव घटक दोनों होते हैं। तो देखिए, पहले इसमें भौतिक कारक, तो भौतिक कारक में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। भौतिक कारक में ताप हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, खनिज इत्यादि, ये सब भौतिक कारक हैं। और ये सब क्या है, तो अजैव घटक हैं। क्या है, अजैव घटक। अजैव घटक में क्या क्या आ जाएगा, ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। कहीं भी गार्डन में जाइएगा, बगीचा में, तो नॉर्मली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गार्डन में क्या होता है, घास होबे करता है, वृक्ष होबे करता है, फूल वगैरह, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे सजावटी फूल भी वहाँ पर गार्डन में मिल जाएगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी मिलेंगे, पक्षी वगैरह मिलेंगे पेड़ों पर बैठे हुए, मेढक देखेंगे छलांग लगाते हुए इधर से उधर। ये सारा चीज़ आप देखते होंगे गार्डन में, ठीक है। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। यानी छोटे छोटे टीडा वगैरह कोई मेढक खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच जीवन भर अन्योन्य क्रिया होते रहती है। इनकी वृद्धि, जनन यानी प्रजनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी इनका वृद्धि और जनन पारितंत्र के किस घटक द्वारा प्रभावित होता है, तो अजैव घटक द्वारा प्रभावित होता है। अजैव घटक में क्या आ गया, अभी हम लोग बताए थे, ताप हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया और खनिज हो गया। इसके चलते इनका वृद्धि और प्रजनन प्रभावित होते रहता है, ठीक है। अब देखिए, अतः यह बगीचा एक पारितंत्र है। बगीचा का हो गया, पारितंत्र हो गया, क्योंकि पारितंत्र में जैव घटक भी हो गया, जैसे मेढक, कीट, पक्षी, ये सब जैव घटक हो गया। और अजैव घटक में क्या आ जाएगा, ये सब मृदा आ गया, वायु आ गया, वर्षा आ गया, टेम्परेचर आ गया, ताप आ गया, ये सब अजैव घटक है। तो दोनों शामिल हैं, तो ये सब बगीचा एक ठो पारितंत्र बना दिया, ठीक है। अब देखिए, वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखिए, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, यानी ये सब नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। जबकि बगीचा तथा खेत ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। बगीचा को निर्मित किया जाता है, कहीं पे भी बगीचा आप बनाते हैं, ठीक है, 2-4 पेड़ लगाते हैं, उसको घेर देते हैं, ठीक है। खेत क्या किया जाता है, उसके चारों तरफ पगार बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है क्यारी, तो यानी बनाया जाता है। तो ये सब प्राकृतिक नहीं रहता है। खेतों को हम लोग बीच से मतलब उसको मिट्टी का मोटा मोटा पगडंडी बनाकर उसको घेर देते हैं और वो खेत बन जाता है, ठीक है। तब उसमें जुताई वगैरह फसल वगैरह करते हैं, नहीं तो पूरा वो तो मैदान रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कृत्रिम हो गया, ठीक है। यानी दिया है कि प्राकृतिक पारितंत्र में कौन कौन हो गया, वन हो गया, वन को हम लोग बनाते हैं। फॉरेस्ट तो पूरा अपने आप रहता है, तालाब भी रहता है, झील भी रहता है, ये सब क्या हो गया,
प्राकृतिक यानी नेचुरली ये सब रहता है, ठीक है। लेकिन बगीचा को हम लोग बनाते हैं, खेत को हम लोग बनाते हैं, तो ये सब मानव द्वारा निर्मित है, तो इसलिए ये सब आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पारितंत्र कहलाएगा, ठीक है। ये भी जानिए। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या दिया है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। यानी जीव को कितने घटक में बांटा गया है जीवन निर्वाह के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लाइफ लिविंग, ठीक है। तो देखिए, तो 3 प्रकार के बांटा गया, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया और अपघटक हो गया, ठीक है। अब देखिए, आइए स्मरण करने का प्रयास करें कि जो हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था, स्वनिर्वाह यानी स्वयं के रहने के लिए परितंत्र खुद बनाया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। यानी कौन से जीव हैं जो कि सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी यदि ऐसा जीव जिसको सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिले तो वो अकार्बनिक पदार्थ से क्या कर देता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हरा पौधा वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं। यानी हरे पौधे किस वर्ग में आएंगे, तो क्या आप मारिएगा, हरा पौधा जो आएगा ये सब अपना स्वयं मतलब अपना निर्वाह करता है, यानी अपने आप पर रहता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग उत्पादक की सूची में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्वयं अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। जैसे हरे पौधे हो गए और नील हरित शैवाल, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, सूर्य का प्रकाश मिलेगा जैसे ये सब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तथा उत्पादक कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। और इस उत्पादक हो गया यानी हरा पौधा हो गया, इस सबको जो खाएगा उसमें आता है उपभोक्ता, ठीक है। तो उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो सारा सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप आपको जानने को मिलेगा। बस अंत तक वीडियो में बने रहिए, और एक बार ये चैप्टर क्लियर कर लिए, आप पढ़ लिए, तो इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कर लिया जाए तो। चलिए देख लेते हैं आगे। तो उत्पादक के बारे में समझ गए आप, ठीक है, कि उत्पादक क्या होता है। तो आइए 13.1 में सारणी में क्रियाकलाप में क्या दिया है इसको भी जरा देख लेते हैं एक नज़र। देखिए, संभवतः आपने एक जल जीवशाला को एक्वेरियम कहा जाता है, जिसमें मछली वगैरह आमतौर पर देखे होंगे घरों वगैरह में एक्वेरियम बनाकर रखा जाता है सजावटी तौर पर छोटा छोटा, तो वो भी एक प्रकार का एक्वेरियम हुआ। तो जल जीवशाला को एक्वेरियम कहते हैं। तो आपने एक एक्वेरियम में देखा होगा, संभवतः आपने देखा होगा, ठीक है। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। एक्वेरियम कैसे बनाया जाता है, तो देखिए, जल जीवशाला बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए, एक बड़ा सा जार भी ले सकते हैं। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन, यानी उसमें जल भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें जल में तो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता ही है, विलेय ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। और उसके लिए भोजन भी डालना होगा। तो देखिए, हम एक वायु पंप यानी वातयंत्र द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं, ठीक है। तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है, तो उसको उसमें डाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो क्या होगा, वो कृत्रिम तो रहेगा लेकिन वो नेचुरली उसको फील कराएगा, ठीक है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक वो निर्वाह करने वाला तंत्र बन जाएगा, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसा होता है या कैसे होता है। एक जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। जल जीवशाला क्या है, मानव निर्मित परितंत्र है, यानी हम लोगों ने उसको बनाया है, ठीक है। क्या हम जल जीवशाला यानी एक्वेरियम बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है। क्या हमें इसी प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए, क्यों और क्यों नहीं। करनी तो चाहिए लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। अभी देखते हैं कि नदियों में कूड़ा कचरा बहा दिया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण यानी हमारा परितंत्र दूषित हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए
समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं भी निकाली जाती हैं, ठीक है, प्रदूषण से मुक्त होने के लिए। तो आइए देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली रूप से, तो सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह यानी जीवन यापन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादक पर, उत्पादक कौन हो गए? अभी हमने बताया हरे पौधे क्या हैं, उत्पादक हो गए। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन, यानी वो जीव जो उत्पादक द्वारा यानी हरे पौधों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उसी पर निर्भर हैं, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। उपभोक्ता को किस चीज़ में बांटा गया है? शाकाहारी में, मांसाहारी में, और जो शाकाहारी और मांसाहारी यानी साग सब्जी भी खाएगा, मांस भी खाएगा, उसको सर्वाहारी या सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मांस भी खा रहा है और शाकाहारी भी है, ठीक है, शाक का आहार भी कर रहा है, ठीक है, और एक परजीवी होता है, ठीक है। इन सारे टर्म में बांटा गया है किसको? उपभोक्ता को। अब देखिए, क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? एकदम बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, शाकाहारी में क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, ठीक है। मांसाहारी में क्या हो जाएगा? तो मांसाहारी में मनुष्य, देखिए मांसाहारी में भी आता है और सर्वाहारी में भी आता है, ठीक है, और शाकाहारी में भी आता है। मनुष्य जो है मतलब साग सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है, या तो केवल मांस खाता है या तो केवल शाक भी खाता है, तो इस प्रकार के रहते हैं। तो मनुष्य तीनों में आ सकता है, ठीक है, एवं परजीवी में भी बांटा गया है। तो देखिए, अब देखिए, तो इसमें उपभोक्ता में भी जो हो गया, इसमें 3 प्रकार के आते हैं मेनली, तो वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें बांटा गया कि प्राथमिक में कौन आता है? शाकाहारी कि मांसाहारी, द्वितीयक में कौन आता है? तो इस तरह से एग्जाम्पल पूछ लिया करता है। तो आइए देखते हैं आगे और डिटेल में। देखिए, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला यानी एक्वेरियम को साफ करना छोड़ दें तो कुछ मछलियाँ एवं पौधे इसमें मर भी जाएंगे। जब साफ नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ मछलियाँ मरने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जब एक जीव मर जाएगा तो उस जगह पर क्या होगा? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, यानी जीवाणु और कवक जैसा जो सूक्ष्म जीव होता है उसका अपमार्जन करने लगता है, जो मरा हुआ जीव है, ठीक है, उसके अवशेष को। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक सब्सटेंस रहता है उसको सिंपल अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो बदल देता है। कौन? जो सूक्ष्म जीव अपमार्जक रहते हैं, ठीक है, जो मिट्टी यानी भूमि में चले जाते हैं, ठीक है, यानी उसको सड़ा गला देते हैं और वो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं, अंततः वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं, ठीक है, तथा पुनः पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। अब मिट्टी बन जाएगा तो मिट्टी से मिट्टी पे ही तो पौधा उगाया जाता है, ठीक है, तो पुनः पौधा उसका उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है, यानी राउंडिंग एक तरह से समझिए कि फिर गोल घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम चलते रहता है जीवन पर्यंत, ठीक है। अब देखिए, इनकी अनुपस्थिति में यदि ये नहीं रहेंगे तो मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा अपमार्जक तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे ही वो रह जाएगा और हमारा पर्यावरण दूषित होने लगेगा, बदबू आने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं। क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्रकृति पुनः पूर्ति होती रहती है? नहीं, तो ये प्रॉब्लम खड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए आगे 13.2 में क्या दिया गया है। देखिए 13.2 वाला सारणी देखते हैं। जल जीवशाला यानी एक्वेरियम बनाते समय क्या आपने इस बात को ध्यान दिया कि ऐसे जलीय जीवों को साथ न रखें जो दूसरों को खा जाएं, अन्यथा क्या हुआ होता है? देखिए, अब छोटी मछली और बड़ी मछली रख दीजिएगा एक ही में, तो छोटी मछलियों को बड़ी मछली क्या होगी? खा जाएगी, ठीक है, तो और वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उसको और खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा गुण होना चाहिए कि मतलब एक तरह से राउंड टर्म में वो घूमता रहे, ठीक है, कि वो उससे जिए
और अगला उसको उससे जीता रहे, ठीक है। तो इस तरह से एक टर्म बनता रहे। तो आइए देख लेते हैं आगे। समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। देखिए, जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिससे एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। अब देखिए, जलीय जीव को नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और एक श्रृंखला बनाना है, ठीक है। तो उस प्रकार से जलीय जीवों के आप नाम जानते होंगे, ठीक है। बिच्छी है जिसको बिच्छू बोलते हैं आप, उसके डंक में मेथनोइक अम्ल रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बिच्छू भी जलीय जीव के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आप तो देखे होंगे कि घर वगैरह में या कभी कभी बरसात के सीजन में आता है ऊपर, लेकिन इसको भी जलीय जीव के अंतर्गत ही माना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसे अभी हमने कहा बिच्छू को जलीय जीव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे दिया गया जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखे जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो देखिए, जलीय जीव हम मानेंगे तो मछली होगा, ठीक है। तो मछली किसको खाता है? मछली जो होता है, ये जो बिच्छू वगैरह रहते हैं ना, तो ये ऊपर भी रहते हैं, मिट्टी पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। तो इसको जो बिच्छू होता है, बिच्छू को खाता है कौन? मछली खा जाता है, ठीक है। और मछली को कौन खा जाता है? बगुला खा जाता है। तब कहेगा कि बगुला जलीय जीव है? नहीं, लेकिन जलीय जीव का जो श्रृंखला है उससे तो रिलेट कर रहा है, तो इसलिए बिच्छू को मछली खाता है और मछली को कौन खाता है? बगुला खा जाता है। देखते हैं कि पानी में बगुला जाके चोंच मारता है, या गाय या भैंस कोई रहती है पानी में, यदि वो उतरती है तो उसके पीठ पे वो बैठ जाता है बगुला और अचानक चोंच मारता है पानी में और मछली को खा जाता है। तो इस तरह से एक क्रिया मतलब क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखिए, क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व का मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों, और अथवा क्यों नहीं मानते हैं? तो आइए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, आहार श्रृंखला एवं जाल। देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसको देख लीजिए फिगर को जरा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 3 ठो फिगर बनाया गया। देखिए, ए में इधर है, बी में और इधर सी में। तो देखिए, पेड़ पौधों को मतलब इसको कौन खाता है? उत्पादक है ये पेड़ पौधे, इसको हिरन खाता है, ठीक है। और हिरन को कौन खाता है? बाघ खा जाता है। उसी तरह इधर है घास फूस वगैरह, इसको टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, और मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खा जाता है? गिद्ध खा जाता है, ठीक है। उसी तरह ये छोटा छोटा घास वगैरह है, तो इसको कौन? बिच्छू खाता है, और बिच्छू को कौन खाता है? मछली, और मछली को बगुला। तो देखिए, यही एग्जाम्पल हमने अभी दिया, ठीक है। तो वहाँ पर तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित है। तो चलिए देख लेते हैं। और इसी तरह इकोसिस्टम चलता रहता है। देखिए, आहार श्रृंखला का, देखिए आहार श्रृंखला एवं जाल क्या है? क्वेश्चन पूछता है आहार जाल से, तो ध्यान में रख लीजिए। तो देखिए, क्रियाकलाप 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं, ठीक है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। यह आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। यानी कहने का मतलब, अलग अलग जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जो भी जीव हैं, इन्हीं को तो आहार श्रृंखला कहा जाता है, क्योंकि वो उसको खाएगा, अगला है वो उसको दूसरा खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो देखिए, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। इस तरह से पूछते हैं आपको कि प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत कौन आएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सारा चीज़ आपका डाउट जो है क्लियर होगा, तो आराम से बने रहिए। तो देखिए, स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और उत्पादक यानी उत्पादक में हरे पौधे वगैरह आ जाते हैं, ये सब किस स्तर में आते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया पौधा, ये हो गया और ये हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब प्रथम पोषी स्तर में आएंगे, ठीक है। किस में? प्रथम पोषी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह बात कर लें, ये सब स्वपोषी अथवा उत्पादक किस में आएंगे? प्रथम पोषी स्तर हैं। तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। यानी सौर ऊर्जा से ये क्या करते हैं? उसका स्थिरीकरण अपने में करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं,
और उसे विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं, यानी स्वपोषी किसको कहेंगे, उत्पादक को कहेंगे, और विषमपोषी उपभोक्ता को। ठीक है, क्योंकि वो साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना पोषण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, इसीलिए इसको पेड़ पौधों को उत्पादक या स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं कौन, उत्पादक वगैरह। ठीक है, अब देखिए, शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं, और छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं, और बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो प्रथम पोषी स्तर रहेगा, प्रथम पोषी स्तर, इसमें क्या आ जाएगा, पेड़ पौधा। कौन आएगा, पेड़ पौधा यानी उत्पादक। ठीक है, दूसरा में क्या आ जाएगा, दूसरा पोषी स्तर जो रहेगा, ये हम पोषी स्तर के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर में पेड़ पौधे या उत्पादक, दूसरा में आ जाएगा पोषी स्तर में कौन कौन आ जाएगा, तो द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आता है शाकाहारी और प्राथमिक, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। सिंपल से याद रखिए, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में, तृतीय पोषी स्तर में आता है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, और चतुर्थ जो पोषी स्तर रहता है, इसमें कौन रहता है, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो है किस पोषी स्तर में, चौथा में, और द्वितीय उपभोक्ता रहेगा वो तीसरा में रहता है, और प्राथमिक उपभोक्ता ये दूसरा में रहता है। ठीक है, यानी एक एक बढ़ जाएगा। प्राथमिक है तो ये फर्स्ट में नहीं रहेगा, ये किस में रहेगा, दूसरा में। द्वितीयक है तो ये 2 में नहीं रहेगा, ये किस पोषी स्तर में, 3 में रहेगा। और तृतीयक है तो ये 3 में नहीं रहेगा, ये किस में रहेगा, 4 में रहेगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और पहला में कौन रहेगा, जो उत्पादक है यानी पेड़ पौधे हैं, वो प्रथम पोषी स्तर में रहेंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और प्राथमिक में क्या होता है, तो ये जान सकते हैं कि प्राथमिक में वो जीव जो होते हैं शाकाहारी रहते हैं। ठीक है, और द्वितीयक में कौन रहते हैं, छोटे स्तर के मांसाहारी रहते हैं, और तृतीयक में कौन रहते हैं, बड़े मांसाहारी रहते हैं। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ पर है शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे में, और तथा बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता किसमें, चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन करता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनते रहता है, दे देगा कि चौथा पोषी स्तर के अंतर्गत कौन आएगा, दे देगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक या तृतीयक या उत्पादक। तो क्या मारिएगा, चौथी पोषी स्तर में तृतीयक उपभोक्ता आएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख लीजिएगा। अब आइए आगे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। यानी भोजन हम खाते हैं हमारे अंदर वही ना एनर्जी बनाता है, यानी ऊर्जा का कार्य करता है। ठीक है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अलग अलग हम लोग कार्य करते हैं, उसके लिए हमारे अंदर एनर्जी लाता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया, यानी लगातार एक दूसरे से अन्योन्य प्रकार की क्रिया करते रहती है, उनमें निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, यानी एक घटक से क्या होता है, दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। स्वपोषी मतलब क्या हो गया, जो उत्पादक हो गया यानी पेड़ पौधा, ये क्या करता है, सौर प्रकाश में जितना ऊर्जा रहता है उसको ग्रहण करता है और उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, और यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। ठीक है, अब देखिए, स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाता है। स्वपोषी यानी पेड़ पौधों से ऊर्जा कहाँ जाता है, विषमपोषी यानी मानव वगैरह, जंतु वगैरह, उसमें जाता है, और उसके बाद अपघटकों तक जाता है। यानी ये सब स्वपोषी को कौन खाएगा, विषमपोषी मानव वगैरह, या शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, वो खाएगा। और ये सब मर जाएगा तो इसको कौन मतलब इसका वहाँ से हटाएगा। ठीक है, तो इसको अपघटन करता है कौन, तोड़ता है इनके शरीर को मरने के बाद, तो ये अपघटक। ठीक है, जिसको हम लोग अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म अपमार्जक, तो ये इनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, विषमपोषी। ठीक है, और ऊर्जा के स्रोत
नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। यानी मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ तो वहाँ से 100% ऊर्जा दिया गया तो 100 का 100 वहाँ नहीं पहुँचेगा। क्या होगा, रास्ते में ही कुछ % विलुप्त हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, 90% ही उसको मिल पाएगा। फिर उस 90% का अगले में जाएगा तो उस 90% का 10% रास्ता में खत्म हो जाएगा, यानी उसको कितना लगभग 81% ही 81 मिलेगा। 90 का 10% खत्म हो गया यानी 9 खत्म हो जाएगा रास्ता में है तो उसको कितना 81 मिलेगा। तो इस प्रकार जाते जाते लास्ट टर्म तक पहुँचते पहुँचते पूरा ऊर्जा का कमी हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ दिया गया है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है, यानी उस ऊर्जा का उपयोग भी नहीं होता है, उसका कमी हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का, देखिए आगे क्या दिया है, ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, क्या क्या पाया गया। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी एक स्थलीय पारितंत्र में हरा पौधा की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग है वो क्या होता है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो लोग। कितना %? 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण के ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। यानी हरे पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, ये सब खाता है हरे पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता, तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण के ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, यानी केवल उसको 10% ही मिल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, अब देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया कि 100% है तो उसको 10% की कमी हो जाएगा तो यानी उसको 90 मिलेगा। फिर 90 से अगला में जाएगा तो 10% का कमी यानी 9 का कमी हो जाएगा तो उसको 81 मिलेगा। तो वही चीज़ है, औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है। अब देखिए आगे इसमें क्या दिया है, देखिए क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथी पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पोषी स्तर को 4 तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब उसका देखिए यहाँ पर फिगर में दर्शाया भी गया है पोषी स्तर के बारे में। उत्पादक हो गया, ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पोषी स्तर। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया ये द्वितीय पोषी स्तर, और द्वितीयक हो गया ये तृतीय पोषी स्तर हो गया, और तृतीयक हो गया ये चौथा पोषी स्तर हो गया। ठीक है, जिसका अभी हमने ऊपर में जिक्र भी किया था। ठीक है, कि प्राथमिक वाला प्रथम नहीं होता है, द्वितीयक होता है, द्वितीयक वाला द्वितीयक पोषी स्तर नहीं होता है, या तृतीयक होता है, तृतीय उपभोक्ता वाले तृतीय पोषी स्तर नहीं होते हैं। कौन होता है? चौथा पोषी स्तर होता है, जबकि उत्पादक यानी पेड़ पौधा होता है ये प्रथम पोषी स्तर होता है। तो ये सारा दिमाग में तो अब क्या गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर है क्या दिया गया है, आपने देखा ही कि चौथा पोषी स्तर तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। जो निचला पोषी स्तर रहता है वहाँ पर जीवों की संख्या अधिक होती है। वहाँ पर यदि कम होगी तब ये जाल ही नहीं चल पाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा पूरा। और पहला टर्म यदि खत्म होगा तो उसी के ऊपर दूसरा टर्म निर्भर है। ठीक है, तो वो तो अपने आप मरते चला जाएगा। ठीक है, और वो मरेगा तो उसको खाने वाला है वो भी मरने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सबसे निचला स्तर है यानी उसका संख्या ज़्यादा होना भी जरूरी है। ठीक है, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। अब क्वेश्चन बनेगा कि किस स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होगी।
निचले स्तर पोषी स्तर पर या चतुर्थ पोषी स्तर पर, तो निचला पोषी स्तर पर, ठीक है। और पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हिरन वगैरह तो सही मर लगेगा, हिरन वगैरह मर लगेगा तो उसको बाघ वगैरह खाता है वो भी मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारा का सारा खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रथम पोषी स्तर में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। उत्पादक यानी पेड़ पौधे। चलिए, आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। समझिएगा नहीं क्या है मर्दे, समझना तो है। चलिए अब देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, तो अब देखिए इसको फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा एक बार में दिख पाए। देखिए ये रहा अभी, और थोड़ा सा हल्का, हाँ अब क्लियर आपको दिख रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। यानी अलग अलग आहार श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता में क्या होता है, बहुत सारा अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा तौर पर। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। यानी प्रत्येक जीव क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा खा लिया जाता है, ठीक है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। यानी मान लीजिए घास है, घास को कौन खाएगा, घास को बकरी खाएगा, ठीक है, और बकरी को कौन खाएगा, बाघ खाएगा, ठीक है। अब देखिए, या घास को बकरी खाएगा और बकरी घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, ठीक है, मानव खाता है ना, बकरा बकरी ये सब, और मानव को बाघ खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए, अब तो घास को बकरी खा रहा है, बकरी के साथ साथ हिरन भी खाएगा, गाय भी खाएगा, ठीक है। तो ये एक लीनियर में नहीं ना जा रहा है, ये ब्रांच में अब इधर से निकल गया, ठीक है। हिरन भी खाएगा, ठीक है, इधर गाय भी खाएगा, ठीक है, और हिरन और गाय को कौन खा जाएगा, शेर वगैरह भी खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रांच में होते जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है कि प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। यानी जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है, ठीक है, वो भी अपने से नीचे वाले को, मतलब एक से अधिक जीवों को खा जाता है, ठीक है। वही चीज़ है, जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, यानी ब्रांच में हो जाते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से भी एक ऐसा ब्रांच जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यानी घास को खरगोश खा रहा है, यहाँ पर हिरन खा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जेबरा वगैरह खा रहा है, और जेबरा को यहाँ से सीधे देख रहे हैं कि बाघ खा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हिरन को लोमड़ी वगैरह खा रहा है, ठीक है। यहाँ पर घास को तो खरगोश खाया, खरगोश को ये खा गया है ना, इसको क्या बाघ खा गया, ठीक है। तो ऊपर में जाके इधर से भी जा रहा संरचना, इस सबसे लास्ट में बाघ सबको खा सकता है, तो ये बड़ा मांसाहारी हो गया, ठीक है। सॉरी, तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार का आहार जाल बनता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित यानी ब्रांच में बन जाते हैं, तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आहार जाल। तो आहार जाल कैसा होता है, शाखान्वित होता है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत भी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसे होता है, एक सीधी दिशा में, याद रखिएगा। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक सीधी दिशा में, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, या BSSC CGL हो, या BPSC हो, या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन कर लिया जाता है इन्वायरमेंट चैप्टर से। तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसे होगा, तो एकदम एक सीधी दिशा में होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ थे हम, ओह देखिए इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर थे।
ऊर्जा का प्रवाह चित्र 13.4 से दो बातें स्पष्ट होती है कि पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक सीधिक अथवा एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशिक यानी एक ही दिशा में, अथवा एक ही दिशा में, एक सीधी दिशा में होता है। ठीक है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर दिख सके। अब देखिए, पहली ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती, फिर से दोबारा नहीं मिलता। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, वह एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होते रहता है। जैसे अभी हमने बताया कि उसका जितना मिलेगा उससे 10% कम हो जाएगा, अगला को मिलेगा, फिर इस तरह से 10% मिल पाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना आहार जाल था जो आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर देख लेते हैं। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र। तो ऊर्जा का ये प्रवाह का आरेख चित्र है, जिसको देख लीजिए। सूर्य का प्रकाश किसको मिलता है? उत्पादक को मिलता है, यानी पेड़ पौधों को मिलता है, पेड़ पौधों को। ठीक है। उसके बाद जो पेड़ पौधे को कौन खाता है? शाकाहारी खाता है, जैसे बकरी वगैरह। ठीक है। इसको कौन खाता है? मांसाहारी खाता है, जैसे मानव हो गया। ठीक है। और इसको कौन खाता है? शीर्ष मांसाहारी यानी बाघ। ठीक है, बाघ वगैरह खा जाएगा। जंगल में जाता है, देखते हैं ना, मानव को बाघ भी खा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आरेख चित्र हो गया। ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। तो ये है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसको, आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी यदि हमको मालूम नहीं रहता है कोई हम भोजन खा रहे हैं, तो उसके कोई हानिकारक पदार्थ भी है जो कि हमारे आहार श्रृंखला में मौजूद रहता है और उसके चलते हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों के रोग एवं पिंडकों से बचाने के लिए पिंडक नाशक यानी कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। ठीक है, यानी अधिक रसायन यानी उर्वरक का उपयोग किया जाएगा, तो इससे भी होता है ये सब चीज़। अब देखिए, ये रसायन बहकर मिट्टी अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। यानी जैसे खेत में यूरिया खाद मारे हैं, उर्वरक मारे हैं, डाई मार दिए हैं, तो क्या होता है, जब वर्षा होगा तो उसमें से पानी बहकर क्या हो जाएगा, नदियों और तालाबों में चले जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं जल को हम लोग पिएंगे तो हम लोग को हानिकारक पदार्थ मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से जल प्रदूषण से हमको अधिक बीमारी भी हो जाती है उस जल को हम लोग पीते हैं। देखिए आगे, तो ये जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण होता है, और उसी पेड़ के पत्तों या साग सब्जियों को खाइएगा तो उससे भी हमारे अंदर जाएगा, तथा जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है। अजैव निम्नीकृत मतलब क्या हो गया, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, यानी जैव द्वारा उसका निम्नीकृत यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी उसको अपघटित नहीं किया जा सकता, उसी को अजैव निम्नीकृत कहा जाता है। देखिए, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, यानी जुटते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। ठीक है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, यानी आ जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूँ तथा चावल, सब्जियाँ, फल तथा मांस में पिंडक रसायन यानी कीटनाशक अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अन्यथा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी पानी से धोकर ही उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं।
तो ये रहा 13.13, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न आएगा और नेक्स्ट रहेगा 13.2, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना पे ही इसको रखते हैं और पार्ट 2 में इसका जितना भी सारा बचा हुआ है वो हम क्लियर करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आगे है इसमें 13.2 से हमको करना है, ठीक है। 13.2 का 1 में दिया ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे आगे पार्ट 2 में। कचरा प्रबंधन देखेंगे, ठीक है। इधर ही आपको मिलेगा जो नेक्स्ट है कि कैसे प्लास्टिक प्रदूषण से बचा जाए, ये सब, ठीक है। और आपको बता दें कि जल्द ही इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, तो ठीक है। चैनल पर बने रहिएगा, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।